देवै सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्गुरुं विधिं वीणापुस्तकधारिणीं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् रिकॉर्ड हो रही है, हमारी बातें नहीं हो रही है, मेरे पीछे नहीं। अब जबकि यह मंच माँ सरस्वती की कृपा से आलोकित हो चुका है। हर्षित एक बार अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे बेटे। बेटे आप म्यूट हो गए हैं मेरा ख्याल। इज इट ओके नाउ? हाँ बेटे। अब जबकि यह मंच माँ सरस्वती की कृपा से आलोकित हो चुका है, आइए हम कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवसर पर मैं आपको बीए प्रोग्राम एसोसिएशन के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। यह एसोसिएशन विद्यार्थियों को साहित्यिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। यह केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर छात्रों की संगठनात्मक, संवादात्मक और रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में भी कार्य करता है। वर्ष भर में एसोसिएशन द्वारा कई गतिविधियां की जाती हैं, जैसे कि सेमिनार्स, वेबिनार्स, कार्यशालाएं, शैक्षणिक भ्रमण, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, करियर काउंसलिंग आदि। यह विभिन्न विषयों से जुड़े विद्यार्थियों का एक सशक्त संगम है, जिसकी विविधता हर वर्ष इंद्रधनुष नामक वार्षिक उत्सव में नज़र आती है। इस वर्ष का वार्षिक उत्सव हम 12 अप्रैल 2025 को हमने संपन्न किया है। इस वर्ष एसोसिएशन ने संकल्प वेबसाइट का शुभारंभ भी किया है, जहां विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। एसोसिएशन म्यूट हो गया मेरा ख्याल। एसोसिएशन के आगे सुनाई नहीं दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद में भी। हाँ तो आप वीडियो ऑफ कर लें आप। हाँ, वेबसाइट लॉन्च के बाद आप जो कह रहे थे वहाँ से स्टार्ट करें। इस वर्ष एसोसिएशन ने अत्यंत उपयोगी संकल्प वेबसाइट का शुभारंभ भी किया है, जहां विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन हर वर्ष अपनी नई पहल नामक ई-मैगजीन भी लॉन्च करती है, जिसका इस वर्ष का संस्करण जल्द ही आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। अब मैं आपको अनोखी पहल श्रृंखला से परिचित कराना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत आज का यह वेबिनार आयोजित किया गया है। अनोखी पहल एक विशेष प्रयास है जो दिव्यांगजन यानी डिफरेंटली एबल्ड और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के कल्याण के लिए समर्पित है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सेमिनार, वेबिनार, जागरूकता अभियान आदि का आयोजन करते हैं। अब तक अनोखी पहल के अंतर्गत 2 प्रभावशाली आयोजन हो चुके हैं, जिसका पहला संस्करण 13 फरवरी 2023 को हुआ, जिसके सेमिनार का विषय था
पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, जिसमें हमारे साथ हमारे प्रमुख वक्ता थे डॉक्टर वरुण गुलाटी, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका द्वितीय संस्करण 5 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया था। उसका विषय था डिसमेंटलिंग डिस्पैरिटीज, हॉनरिंग द पावर ऑफ डिफरेंट एबिलिटी, जिसमें मुख्य वक्ता थे डॉक्टर देवेंद्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, आर्ट्स फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय। इन दोनों आयोजनों ने न केवल जागरूकता को बढ़ाया बल्कि एक सकारात्मक संवाद को जन्म दिया। अनोखी पहल के श्रृंखला में आज का यह वेबिनार आयोजित किया गया है। अब वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार था। आज की वेबिनार को दिशा देने और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक अत्यंत विदुषी, विचारशील और संवेदनशील अध्यापिका डॉक्टर मनीषा प्रियदर्शिनी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, श्री औरबिंदो कॉलेज सांध, दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैम ने अपने शिक्षण जीवन की शुरुआत 2013 में मिरांडा हाउस से की थी और इसके बाद जेडीएमसी एवं कमला नेहरू कॉलेज में भी अध्यापन का कार्य किया। 2014 से वे श्री औरबिंदो कॉलेज सांध में अध्यापन कर रही हैं। वर्तमान में मैम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के से पीएचडी कर रही हैं। अपने एमफिल डिस्टिंक्शन सहित EFLU हैदराबाद से किया, MA अंग्रेजी मिरांडा हाउस से और स्नातक दौलत राम कॉलेज से किया है। मैम की रुचि के क्षेत्र हैं भारतीय अंग्रेजी, कथा साहित्य, विभाजन साहित्य, महिला लेखन, लोकप्रिय साहित्य, शारीरिक अक्षमता पर साहित्य तथा यूरोपीय और भारतीय शास्त्रीय साहित्य। हम सभी उनके वक्तव्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं सादर आमंत्रण देता हूं डॉक्टर मनीषा प्रियदर्शिनी मैम को कि वे इस विषय पर अपने विचार रखें और हमें अपने ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण से समृद्ध करें। स्वागत है मैम आपका। यार तुम्हारे फोन से मीटिंग लीव हो गई, पता नहीं, देखो एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षु। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हियर। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। So I would like to begin with thanking the principal, Professor Arun Kumar Atri sir, principal of Shahid Bhagat Singh Evening College, and the convener, Dr. Kalyani Rajan, for giving me this opportunity and for inviting me to कल्याणी मैम hold this talk on this very very sensitive issue, right? And also to Sankalp, of course, the BA Program Association of Shahid Bhagat Singh College Evening. So the topic that I have chosen to speak on after due deliberation and discussion with Dr. Kalyani Rajan is disability in Hindi cinema, the journey so far and the road ahead. So when we are talking about Hindi cinema, of course the scope is expansive, it's quite extensive, and therefore I would like to confine my today's talk to say the last 20 years of Hindi cinema, right, and its portrayal of disability, right? And also I will not lay claim to being exhaustive. There are few movies or few films that I have selected to talk on. और आशा करती हूँ कि माध्यम से इन पर्टिकुलर फिल्मों में जिस तरह से डिफरेंटली एबल्ड लोगों के जीवनी को दर्शाया गया है, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल पाऊंगी। So I like to begin with a film which I don't know how many of you would have watched and would be familiar with, but you perhaps might have heard of it.
This is Black, which was released in 2005, so 20 years ago. A Sanjay Leela Bhansali film, and as you all would be, perhaps definitely familiar with Sanjay Leela Bhansali. The name is kind of associated with, these grand movie sets and elaborate projects, and grandeur basically in every sense. So when we go back all the way to this film, Black, that was released in 2005. That was the year I began my graduation. So in Delhi University. तो आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट थी मैं 2005 में, फर्स्ट ईयर की थी स्टूडेंट, उसी साल एडमिशन लिया था जिस साल ये फिल्म आई थी. एंड आई रिमेंबर वॉचिंग इट इन द थिएटर्स. और उस समय ऑफ कोर्स इट seemed like a huge breakthrough, and it was like a revolution, that there is cinema, mainstream Hindi cinema, talking about the journey of a person with with a disability. Also, so topics which are generally sort of pushed under the carpet, right? हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं अंग्रेजी विभाग से हूँ, और हम लोग अंग्रेजी साहित्य में अक्सर ये चीज़ पढ़ाते हैं कि जो हमारी लिव्ड रियलिटी होती है, एवरीडे लिव्ड रियलिटी, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं समाज के कई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की तरफ, बायसेस की तरफ, प्रीकंसीव नोशंस की तरफ. लेकिन क्या होता है कि शायद ज़िंदगी की भागदौड़ में हम उन चीज़ों को देखते समझते हुए भी उन्हें अनदेखा करके अक्सर आगे बढ़ जाते हैं. ये भी कहते हैं कि सिनेमा जो है एक माध्यम है, एक रिफ्लेक्शन है समाज का, सोसाइटी का. It goes both ways, right? So people also say that there are sometimes accusations, especially if some film has excessive violence kind of a thing. So there are accusations that it would lead to people, especially the youth, youngsters, getting encouraged to be more violent in that manner. So it's like the chicken and the hen and the egg question, what comes first, which reflects which. But यदि हम ये मान के चलें कि सिनेमा जो है, और हिंदी सिनेमा कोई अपवाद नहीं है, समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, तो उस हिसाब से भी ये जो टॉपिक है डिसेबिलिटी एंड हिंदी सिनेमा, द जर्नी सो फार इन द रोड है. और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं पिछले 20 सालों में जो फिल्में आई हैं उन पर सीमित रहूं. तो उसमें भी अगर हम देखें तो वी विल सी दैट देयर इज डेफिनेटली एन एवोल्यूशन, right? An evolution in the representation of and portrayal of disability in Hindi cinema, and an evolution which we can similarly say that we see or we witness taking place in our society at large as well. जिन विषयों पे या जिस प्रेजेंस पे समाज का एक बड़ा ही नेचुरल रिएक्शन हुआ करता था कि आप you don't you gaze away, you try to render persons with disabilities, people with disabilities invisible, जैसे कि वो हो ही नहीं. उस समय से मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये कंप्लीटली खत्म हो गई है चीज़, अभी हमारे प्रेजेंट डे सोसाइटी से खत्म नहीं हुई है, लेकिन बदलाव आया है. और इस बदलाव को हिंदी सिनेमा कैसे दिखा पा रहा है, इस पे चर्चा करते हैं. तो जब मैं ब्लैक की बात कर रही हूँ, जिस वक्त ये फिल्म आई थी 2005 में, बहुत सेंसेशनल फिल्म मानी गई, ब्रेक थ्रू, लाइक आई सेड, बहुत ही रेवोल्यूशनरी की एक विषय है जिसपे शायद लोग फिल्में बनाने से डरे,
उस पे संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म बनाई और अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी जैसे बड़े एक्टर्स ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई। This film is supposed to be, the story of the film is supposed to be inspired by the life story of Helen Keller, right? Author and political rights activist for the disabled people. मैंने ये फिल्म अभी इस टॉक के लिए स्पेशली कुछ ही दिनों पहले दोबारा देखी, और नाउ व्हेन आई वॉच्ड इट, ऑफ कोर्स 20 साल का अंतराल भी आ गया है, मेरी खुद की समझ में भी काफ़ी फ़र्क आया है 20 सालों में, जो वो एक फर्स्ट ईयर की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट देखने गई थी फिल्म उस वक्त और अभी में, राइट? तो इससे नाउ व्हेन आई वॉच द फिल्म आई फेल्ट दैट it doesn't do justice, to the way in which that the particular disability portrayed in the film is that of a deaf blind person, right? The main character Michelle McKennedy, she played by Rani Mukherjee, she loses her sight and hearing when she's an infant. और फिर हम उससे फिल्म में मिलते हैं, सो एक सीन है जो दर्शाता है कि कैसे her father comes and breaks the news to the mother, and Michelle is an infant, being bathed in a bathtub by her mother at the point. और बाद में जब हम फिल्म में मिशेल को मिलते हैं तो वो लगभग 8 साल की बच्ची है, and what I felt now when I revisited the film again is one very plainly put, very cringe-worthy portrayal, right? जिस तरह से जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं तो वो सेंसिटिविटी जो हम ढूंढते हैं पोर्ट्रेयल में, जब आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की पोर्ट्रेल कर रहे हैं कि आप कितना, और हम रियलिज्म की भी बात कर रहे हैं कि कितना रियलिस्टिकली आपने पोर्ट्रे किया। यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह का आक्रोश दिखाया गया है, वो आक्रोश समझ में आता कुछ हद तक यदि किसी व्यक्ति if somebody had was able to see or was able to hear and then loses it sometime later in life, who had known being different from how that person has known himself or herself or themselves to be all their lives, तो भी शायद कुछ हद तक हम समझ पाते हैं कि ये आक्रोश कहाँ से आया, किस लॉस के लिए आप मे बी नाराज़ हैं, मे बी अपनी किस्मत से या ईश्वर में विश्वास करते हैं ईश्वर से, but when you have lived with that disability, when it has remained with you since you were an infant, जिस तरह का पोर्ट्रेयल दिखाया गया है उस 8 साल की बच्ची का कि वो कितनी ही गुस्से से भरी हुई है, इट्स वेरी she is even the terms being used are that of कि जानवर जैसा व्यवहार करती है, and then the inability of her parents to be able to understand her, to be able to handle her, okay, that could be justified to some extent. Then also her gait, I find a problem with that also, जिस तरह से मिशेल के कैरेक्टर को चलता हुआ दिखाया गया या जिस तरह से उसको बिहेव करता हुआ दिखाया है, it appears more like the person is has a kind of a intellectual disability or mobility disability rather than being a deaf blind person, right? So ये portrayal, like I said, that when I revisited the film, I find it problematic. फिल्म में सेंट्रल फोकस पे है मिशेल का रिश्ता जो कि उसके टीचर who enters her life when she is around 8 years old, देवराज सहाय, played by Amitabh Bachchan. How their relationship develops, how he brings light, quite symbolically as they have tried to show in the film, into her as is portrayed in the film, so literally taking it from their dark world, supposedly dark world, emphasized or underscored, underlined by the title of the film Black, and which is repeatedly used and thrown at you again and again in the film. Right now, again, these are all, I think, problematic areas, beginning right from the title of the film Black, right? And when you read or hear a lot of theorists or political activists
fighting for the rights of differently able people who are fighting just so that people who with different abilities, people with disabilities are first and foremost rendered visible, are given space in the society and not pushed to the margins, right? अगर हम इन लोगों की थ्योरीज या इनकी बातें सुने, पढ़ें, देखें, जाने, समझें, तो इनमें से कई लोग इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं और इस बात को हाईलाइट करते हैं कि Hindi cinema or cinema of any kind for that matter, like I'm teaching this particular paper, literature and disability, to my third year students, 6 semester students this particular semester. और उसमें I do not want to drop in too many names and bring in theories. मैं हिंदी सिनेमा की ही बातें करूँगी ज़्यादातर. But just to give you a very brief example, एक author जो हम पढ़ा रहे हैं, Georgina Cleage, and her work Sight Unseen, उसमें भी मैं उनका नाम इसलिए यहाँ ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने भी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लाइंडनेस की बात की है अपनी इस किताब में, अपने इस वर्क में, और वो भी सिनेमा के माध्यम से दर्शाती है कि किस तरह का पोर्ट्रेट किया गया है. एंड you will perhaps not be very surprised to know कि not just Hindi cinema, even out there in the West, Cleage also has a problem with this कि एक similar trajectory देखने को मिलती है. इनफैक्ट अगर आप 70-80 के दशक की फिल्में देखें तो कई जो विलन्स होते हैं फिल्मों में, they are portrayed purposely with some or the other physical disability. जैसे कि एक differently abled होना या person with disability होना brings in some kind of negativity to your your being, right? And Cleage also talks about this kind of portrayal in a Western cinema out there also, that how a very similar trend has been seen there too, right? That you have a lot of people with negative characteristics being attributed to them, portrayed as people with persons with disability, right? वहाँ से मैं चूंकि उन दशकों पे फोकस नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द लास्ट 20 years, सो बिगिनिंग विद ब्लैक. सो जैसा कि मैंने कहा कि अब जब हम ब्लैक जैसी फिल्म, अगर इट वाज अ ह्यूज कमर्शियल सक्सेस, इट ग्रॉस्ड over $666 million, millions, sorry, not dollars, worldwide. It won several awards, right? And yet, you will feel that what the film evokes, more than pathos, or why do you even need that? I think it evokes, it's a tearjerker, it evokes pity. And जो मैं इसके पहले कह रही थी कि आप जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि डिफरेंटली एबल मूवमेंट के लिए, लोगों के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी बातें सुने, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स दे एम्फसाइज ऑन अगेन एंड अगेन, दैट वी डू नॉट रिक्वायर पिटी, we are just different, but we are what we desire is equality in the society. We desire the acknowledgement, we want that acknowledgement of our difference when we are asking for that equality. अगर आप जब मैं अपने 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स को भी ये पेपर पढ़ा रही थी, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा बार बार उनको विमेंस मूवमेंट के भी उदाहरण देते रहना. Even when you look at women's rights movements and the journey of feminism per se, उसमें भी जब आप देखेंगे तो शुरू में जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का हम कहते हैं, उसमें एक लड़ाई रही डिमांडिंग फॉर इक्वालिटी, और फिर एक फेज आता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जब women, the feminists or womanists, they come to an understanding that no, we are different. So एक विभाजन हो जाता है, एक डिविजन आ जाता है कि yes, we are different. So there is an acceptance and acknowledgement of your differences as compared to the male sex, right, or any other third sex. Talking of a woman's, not just physiology, but anatomy, physiology, but even otherwise there is a difference, maybe. But it is then fighting for equality, acknowledging and accepting that difference, right? So initially, thanks to people like Sigmund Freud also, एक women को कहा गया कि there is a lack, right?
lack the male genitalia. But later, womanists, feminists, they asserted that no, we do not lack anything. Rather, we are blessed with the womb, right? We are the only sex who can bring forth the future, generations into the world. So we are blessed with something that the male sex does not have, or no other sex has for that matter. Similarly, I think कि जब हम people with disability की भी बात करते हैं, उनके कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को देखना, समझना, परखना, जांचना कि क्या हम इस विषय पे फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस को एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करते हुए भी उन्हें बराबरी का स्थान मिलना चाहिए समाज में. Nobody should try to render them invisible. Nobody should try, attempt to push them to the margins, to the peripheries of the societies, right? So moving on, then there is, in fact, 2005 में ही एक और फिल्म रिलीज हुई थी इकबाल, which is, it tracks the journey of this deaf and mute boy who's very passionate about cricket, and he, how he eventually fulfills his dream of being a part of the Indian national cricket team. ये फिल्म मैंने देखी नहीं है. It was not. It was a commercial flop actually. Commercial success नहीं होना भी understatement होगा. But it features Shreyas Talpade, and I'm quite curious now to actually watch the film sometime and see how they have portrayed disability in the film. But moving on, then came Tare Zameen Par in 2007. A huge, commercially successful film, sensational. It brought the focus on learning disability, dyslexia, right? And it focuses on the journey of this little boy who's dyslexic. And again, the focus is on his relationship with his teacher. So there is this boy, Ishan, played by Darshil Safari. And the film again tracks the journey of how he is not understood very well by his own parents, or his, the people in his school are not particularly sensitive or compassionate, or even pausing long enough to reflect upon what's going on here, right? And then finally, when he's moved to a boarding school, there in the boarding school he meets this art teacher, played by Amir Khan. And how it is Amir Khan who realizes that the boy, he has dyslexia, and then he uses tools and techniques suitable to teach a person with a learning disability, which may not be suitable for somebody who does not have that disability, right? A person with a non-disabled person, right? This is something which I think is very, very important. This it's a huge breakthrough again, and I think a real breakthrough this time down, when a film is not only grappling with these issues, but they're also trying to show to you that they are different, and the techniques, tools, medium used is going to be different, right? You cannot maybe but again, just because it's different does not mean it is any lesser, right? The film that I'm eventually coming to end with, that emphasizes this point. This is Shrikant, released in 2024, where in one scene the boy, the character of Shrikant Ola, played by Rajkumar Rao, emphasizes this. He says that मैं braille पढ़ता हूँ. It's the story of a person with blindness, and he tells the principal of the college to which he aspires to get admission, who is denying him that admission, that जिस तरह से आप लोग मेरी किताब नहीं पढ़ सकते, मैं आपकी किताब नहीं पढ़ सकता, हम दोनों ही डिफरेंट हैं, और अगर ये दुनिया मैंने बनाई होती तो उस दुनिया में तो फिर आप भी योग्य साबित नहीं होते. This is again a very powerful statement to me, because it tells us, it brings the focus on power, right? Power relations, rules per se, right? The social hierarchy, as we see it, कि किसने decide कर दिया, and which takes me back to again, I did tell you that I'm not going to be using too many names and theories and things like that, but very briefly,
there is Leonard J. Davis's Constructing Normalcy, from Enforcing Normalcy, in which, there is a focus on how normalcy is a construct. It is not something which is a given. इनफैक्ट बात होती है इस किताब में, इस वर्क में, कि नॉर्मल वर्ड ही डिक्शनरी वोकैबुलरी में 18th सेंचुरी तक था ही नहीं। उसके पहले जो वर्ड एग्जिस्ट करता था वो था आइडियल। और आइडियल की अगर हम बात करें, सो गोइंग ऑल द वे बैक टू ग्रीक लिटरेचर एंड ग्रीक सोसाइटीज, आइडियल कंसिडर होता है टू एग्जिस्ट इन द रेल्म ऑफ द हेवनली। तो वो हमारी अर्थली दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो कहीं हेवनली दुनिया में एक आइडियल है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें, अगर उस हिसाब से बात करें, तो एवरीवन हियर इज बिकॉज यू कैन नॉट मैच अप टू द आइडियल, you are therefore not, everybody has a disability in some sense or the other, which I would say again, without digressing too much, is another very interesting concept which maybe deserves a different lecture altogether, that how the very concept of disability, the very, when we talk about disability, it is, we can explore how every person, whether recognized clinically with a disability or not, medically with a disability or not, in some way or the other would have some or the other disability. It could be economic disability, it could be, there are challenges that we all have, so again, talking about normalcy as a construct, talking about where the पैरामीटर इज दैट ऑफ द आइडियल, उस ब्यूटी को, उस चीज को तो कोई भी मैचअप नहीं कर सकता है। तो और जो हम समाज में देखते भी हैं, एक नॉन डिसेबल्ड लड़का फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर हाइट, एक पर्टिकुलर फिजिक का नहीं है, तो लोगों को वहाँ भी बहुत चीज़, जबकि हम कहते हैं कि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं, बट दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड इट्स जेंडर कंस्ट्रक्शंस, they create problems. I always talk about this also in my classes, for men as much as they create problems for women or any other gender for that matter, right? So if you are a boy and you have you do not attain a certain height, or you're not of a particular physique, वहाँ भी आपको ताने मिलेंगे, वहाँ भी लोग जो सेंसिटिव नहीं है वो मजाक उड़ाएंगे। A girl with जितना हमारे यहाँ फेयरनेस पे ओवर एम्फोसिस रहता है, a girl with a dark complexion would also be made to feel that she lacks something. So disabilities भी जहाँ पे, like I said, so called clinical language में या medical language में proven disability नहीं है, उसके अलावा भी disabilities कई तरह की हमारे समाज ने unfortunately बना रखी हैं, राइट, जिनको अक्नॉलेज करना, उनको तोड़ना और उनसे अब आगे बढ़ के निकलना, इट इज समवेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर ड्यूटी एज अ सोसाइटी टू डू दैट टुगेदर। ब्रिंगिंग यू बैक टू द फिल्म्स, सो तारे ज़मीन पर, आई वुड से दैट आई एम ग्लैड इट टॉक्स अबाउट दैट yes, there is a difference, and yes, there is a need to handle it differently, but the person is no lesser than a non-disabled person, right? Then comes Barfi, which maybe a lot of you would have watched, released in 2012, starring Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, and Ileana Cruz. Barfi, I would say, yes, I think the actors have done justice to the characters, but it is more or less, the focus is not so much on disability as is on maybe it being an entertainer of a film, right? So there is more of comedy and romance, it's a romantic comedy that of sort of a film. And I would say, like I said, that the actors definitely have done justice to the characters. What it definitely saves us from, and thank God for that, is that Anurag Basu also does not go out of his way to give you a film which would be a tearjerker, which would evoke pity, for the characters. No, the characters are, you see their self-respect, they call for self-respect, they call for dignity. Like a character played by Ranbir Kapoor of Barfi, he is a deaf and mute boy,
but he's independent, right? He is working for himself, and it also explores somewhere the need for love. There are two romantic relationships in his life which are portrayed in the film, right? So which again breaks one of the very pervasive myths about disability. A lot of people would imagine lives of people with persons with disability as void of love, any kind of romance or romantic affiliation or sexual relationships. This film, Barfi, it challenges that. It talks about how they are just uh, there is, I mean, the first relationship that Barfi has with the character played by Iana Rikus, uh, does face, and which happens with so many of us. It's not, of course, in the film it is shown that it is because of his disability that he is rejected by the girl's parents, but it could have happened in, it happens all the time, with in the lives of people with the non-disabled persons as well, right? And then it beautifully explores his relationship with the character of played by Priyanka Chopra, who is autistic. So that is another disability that is explored in the film, right? That of autism, and how the two, how the lives intertwine, how they build a beautiful life together, a beautiful friendship together, and it delves into that journey. Next, there is, I think you would better hurry up. So there is Margarita with a Straw, released in 2014. I don't know how many of you would have watched it. Most of these films are available on OTT. Netflix पे मिल जाएंगी आपको कई इनमें से कई फिल्में. Margarita with a Straw, directed by Shonali Bose, featuring Kalki Kolchin. I would say by the time we come here, this is 2014, just 9 years after Black, but the portrayal has, again, thankfully, taken a huge leap, right? So it very, very simply portrays the character of, Kalki, this character Lena, played by Kalki Kolchin, who is uh, um, who has this disability of cerebral palsy, right? And how it, is limiting, causing, bringing limitations into her life to a certain extent, and how she overcomes those limitations, right? How it is not the defining thing in her life, right? This is again something that a lot of uh, writers, authors, political activists with disability, they continuously keep emphasizing upon that. Unlike what people with non-disability, would like to believe, that a disabled person's life is entirely defined by that disability and that it moves revolves only around the disability. These films, a film like Margarita with a Straw, it very beautifully portrays that that is not so in reality. In fact, a disabled person in due course of time would be significantly comfortable and adjusted with their disability to take it like one of the many aspects of their identity. And identity for all of us is constituted of various elements. I am not, just a woman. I am also a mother. I'm also a teacher. I am, my identity. It is shaped by various, so-called these different boxes that we have created for ourselves and put in there. Similarly, for a disabled person, the identity is not confined, restricted only to their disability, and their lives do not have to be restricted or limited or defined only by the disability. In a film like Margarita with a Straw, it very sensitively explores that, portrays that. It uh, ref- you know traces the story of this teenager, young teenager with cerebral palsy, and her coming of age, her uh, you know struggles to sort of want to fit in, her exploration of her sexuality, her exploration of alternate sexualities, and also how again it breaks those myths, it questions, it confronts and challenges those topics which are again mostly considered taboo to be discussed openly, that uh,
disabled people are not asexual, right? They have similar, feelings as a non-disabled person would have regarding most everything in their lives, right? It's just that yes, they may need to navigate life differently, right? Their trajectory would be different, their abilities are different, right? But it's not that, the kind of, like I'm saying, that when I compare with a projection and portrayal like a film, how it is done in black, uh, Michelle is literally shown as a freak, which is how the society wants to view the disabled people. Actually, it caters to that uh, perception. Unfortunately, no, they, which is very very untrue and which is kind of unfortunate. Now I come to my last film here, which is Shrikant, released last year in 2024. Not as huge a commercial success as Black by any standards. It managed to, make somewhere around 62 crores as compared to the 666 crores which Black does. But here too, the protagonist, the central character played by Rajkumar Rao, it is about a person with blindness, and it is about his life journey. It is based on the real life story of the industrialist Shrikant Bola, right? And I think, again, this film also delves into the relationship of Shrikant with his teacher Devika, right? How that relationship elevates him in life, shapes his life, propels him forward to reach where he managed to reach, and he acknowledges the contribution of many other people in his success story. One of them being his love interest in the film, again inspired by the real life story of the industrialist Shrikant Bola, his wife, who he got married in 2022 to Swati, and that love interest is also portrayed in the film very very sensitively. And then there is a third relationship with his business partner and friend Ravi, right, who funds his dreams literally. So in this film Shika, what I found very very uh, enabling in certain sense and empowering in a certain sense is that it hits all the right chords. We can say that it points out exactly what has been problematic in the portrayal of disability in Hindi cinema so far. It calls them out indirectly by kind of correcting all those misconceptions or preconceived notions which we all carry, and which are supported by a lot many films. Like I said, कि आप जब 70 या 80 के दशकों की फिल्में देखिए तो वो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, अगेन मैंने आपको बताया था कि मैं अभी जो पेपर पढ़ा रही हूँ इस सेमेस्टर, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, उसमें जो एक ऑथर की मैंने बात की थी, जॉर्जना कीज, उनके बुक में इनोशी हर्सेल्फ, जॉर्जना कीज is also a person with she's partially sighted, but she does not like to, she says that I don't want to get into the politics of language and correct terminology and things, and she says that I prefer to call myself blind. And she talks about being married to somebody who's non-disabled, right? And she says that how the society does not take very kindly to that also. People have their own biases, their own preconceived notions about a relationship of that kind also, where a disabled person is in a relationship or is gets married to somebody who is non-disabled, right? Again, the film Shrikant explores that, like I said, inspired by the true story of Shrikant Bola, and it shows, and he talks about all of these things, emphasizing all the while that there is a difference when you are a person with a disability, but that difference does not make you lesser. I would, with the permission of your convener, Dr. Kalyani Rajan, if we have time, just like to play a short clip from the film. Please go ahead. So I would like to end with that, The story of this year's award winner in this very special category
will not just inspire you, it will uplift your soul. And to present the award in this very special category, I'd like to invite on stage National Award-winning filmmaker, Mr. Hansal Mehta. And the Business Excellence Award in this special category goes to Boland Industries. रवि, तेरा सपना है से जा। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंधा हूं पर मैं देख सकता हूं सपने, और सपने मैं बहुत बड़े देखता हूं। पर आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। ओ बेचारा, सो सैड, शिट, कितना बुरा हुआ है इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहा जाएंगे हम। जब मैं पैदा हुआ था तो लोगों ने मेरे माँ बाप से कहा था कि कचरा है, इसे मार दो। सोचिए अगर मेरे माँ बाप लोगों की बात मान लेते तो मेरे साथ भी वही होता जो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। श्रीकांत बोला कभी होता ही नहीं। तो थैंक यू नाना, थैंक यू अम्मा। पर ये सब मैं कभी अकेला नहीं कर सकता था। मेरी टीचर देविका, जो हर वक्त मेरे साथ खड़ी थी, पिछली तब जब मुझे रास्ते पे फेंक दिया था भीख मांगने के लिए, क्योंकि अंधा आदमी तो सिर्फ भीख मांग सकता है ना, और क्या करेगा लाइफ में। देविका टीचर ने मुझे अपने घर पर रखा, पढ़ाया, चलना सिखाया, बल्कि चलना ही नहीं, उड़ना सिखाया। और ऐसा उड़ना सिखाया कि मैं उड़ के सीधा MIT पहुंच गया, अमेरिका। थैंक यू देविका टीचर। मेरा दोस्त, बड़ा भाई, मेरा पार्टनर रवि, उसने मुझ पे तब भरोसा किया जब कोई मुझ पे भरोसा करने को तैयार नहीं था। रवि ने मेरी सक्सेस में कभी भी अपना हिस्सा नहीं मांगा, उसको हिस्सा लेना आता ही नहीं है। अभी देखा होगा आपने कैसे मुझे स्टेज पे अकेला छोड़ के चला गया। वो मेरे अंधे होने का फायदा उठाता है। पाप लगेगा रवि। आप लोग हमसे पुण्य कमाना चाहते हैं, पर रवि हमसे पाप कमाता है, क्योंकि वो जानता है हम लोगों को। थैंक यू रवि। मेरी एक लव स्टोरी भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, पर आप प्लीज बाहर जाके किसी को मत बताना। स्वाति ने एक डिसेबल इंसान से नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है। हाँ, मैं काफी हैंडसम हूं, वो तो अलग बात। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। ये आप अपने प्यार में हमारा नाम क्यों यूज करते हैं? नहीं, आप ऐसा बोलते हैं ना कि आप प्यार में अंधा हो गया। हाँ? अरे आप लोग प्यार में रोमियो बनिए, मजनू बनिए, दीवाना बनिए। ये अंधा क्यों बनना है आपको? हमारी सुपर पावर तो हमसे मत छीनिए प्लीज। ये तो छोड़िए, बल्कि अगर गलती से कोई अंधा आदमी सिग्नल पर खड़ा है तो कोई आकर जबरदस्ती ऐसे हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करा देता है। अरे भाई साहब, मुझे शायद रोड क्रॉस करनी नहीं थी, पर आप अपना पुण्य कमाने के चक्कर में निकल गए। गुड कर्मा। आप में से बहुत सारे लोग ना ब्लाइंड लोगों को सपोर्ट करने के लिए बस इतना ही करते हैं, रोड क्रॉस करा देते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आप लोग कर सकते हैं। श्रीकांत बोला कोई बड़ा आदमी नहीं है। आप लोग मेरी स्टोरी से प्लीज इंस्पायर मत होइए। अगर आपको कुछ बनना है ना लाइफ में, तो आप किसी के लिए रवि, देविका या स्वाति बनिए।
पता नहीं और कितने सारे श्रीकांत बोला बना देंगे आप लोग। एक लाइन पढ़ी थी बहुत पहले, अच्छी थी तो याद रह गई। हमारे देश में 2% पीपल आर ब्लाइंड एंड 98% कांट सी। मेरा बहुत सालों से सपना था कि मुझे यह अवार्ड मिलेगा एक दिन, और आज मिल भी रहा है, पर स्पेशल कैटेगरी में मिल रहा है। ये स्पेशल कैटेगरी क्या है? बिजनेस एक आइडिया है, और आइडिया तो किसी को दिखाई नहीं देता है। उस मामले में तो हम सब अंधे हैं। तो आप लोग मुझे मेरे विजन पे जज करो ना। आपको लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं तो आप किसी और को अवार्ड दे दो। हाँ, मैं आऊंगा वापस और मेहनत करके नॉर्मल कैटेगरी में अवार्ड लेने। हमें आप लोगों की दया नहीं चाहिए, बस बराबरी का मौका चाहिए। और जब तक ये मौका नहीं मिलता है ना, मैं लड़ता रहूंगा। क्योंकि क्या है कि भागना मुझे आता नहीं है। हम बस ये चाहते हैं आपसे कि आप लोग हमें देखें, पर बेचारगी नहीं, प्लीज, बराबरी से। और आज मैं ये बराबरी की शुरुआत करने जा रहा हूं। ये स्पेशल कैटेगरी अवार्ड तो मैं नहीं ले सकता हूं, तो आप अगर ये अवार्ड प्लीज वापस ले लें तो जिस दिन आप हमें नॉर्मल समझेंगे ना, मैं आऊंगा अवार्ड लेने। थैंक यू। Yeah. So, am I audible now? So, this is, Yes. what I wanted to talk about. That this is where you see the evolution of Hindi cinema. In Black, the teacher, Mr. Devraj Sahai, is shown to be, somebody who gets very aggressive with a very small child. 8-year-old child is violent, hits her even when she's a little older. And there is this. It's like the whole process is that of taming. Some kind of, like I said, and the terminology is very much used in the film also, wild animal, कोई जानवर हो. No, when you come to a film like Shrikant, released last year, made last year, you see that how, the pace, the portrayal, the characterization, the, manner in which both the characters of Shrikant and the teacher Devika are etched and portrayed and played out by the brilliant actors. It's very, very realistic. So there is a huge difference that we see there, right? And it is talking about, it is bringing to the forefront all the things that we do want to talk about, start at least bring into discourse, which is what I believe that, Anokhi Pehal is an attempt to do, to start a conversation, to start a discussion on issues which are either not discussed, either pushed under the carpet, or are discussed, debated, deliberated upon with a lot of preconceived notions and pre-existing biases, right? How we need to get rid of those. Like the character of Shrikant Bola says that, हम चाहते हैं कि आप हमें देखें, right? But बेचारगी से नहीं, बराबरी से, right? So how we need to unlearn. When I say we, of course, I am putting myself, along with people with non-disability, right? So the non-disabled people need to unlearn a lot of things, before they can even begin to talk about disability. So that is where I would like to leave you all, and I would once again like to congratulate the entire unit of Sankalp, the BA Program Association of Shahid Bhagat Singh Evening College, the convener Dr. Kalyani Rajan, for your, also for beginning your own website this year, as I heard when you introduced the society in the beginning. And for this, I think the name, and I told Dr. Rajan earlier in our conversation, that the name is so suitable, Anokhi Pehal. I think this is a brilliant, initiative, and I wish you all the best,
thank you so much for having me here, talk on this. I don't know how much justice I've done to the topic, but I hope I have, you have something fruitful to take away from this session. Thank you so much, Manisha ma'am. This has been excellent. And if you can look at the chat box, you'll see how many people are actually writing. I also invite other students to write their impressions in the chat box. The chat box is open for you. I'm truly grateful, Manisha ma'am, for that you accepted our invitation and you delivered this brilliant lecture. सभी के लिए एक बड़ी सरल और सुलभ भाषा में आपने जिस तरह से बच्चों को एड्रेस किया, संबोधित किया और जिस तरह से आपने मूवीज का एनालिसिस किया, मुझे लगता है कि ये हमारी अनोखी पहल का तीसरा एडिशन बिल्कुल सफल रहा और हर तरह से जैसे आप you can read the comments. So I hand over the mic back to Harshit, who is our anchor. Harshit, please take this forward. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने विषय को जिस विस्तार और संवेदनशीलता से जिस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया, वह सभी के लिए न केवल ज्ञानवर्धक रहा बल्कि भीतर तक स्पर्श करने वाला भी रहा। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, तो हम अब प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत करेंगे। प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है सभी प्रतिभागियों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक छोड़ दिया जाएगा और आप सभी जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के हमारे साथ जुड़े हैं वो रजिस्टर कर लेंगे ताकि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको मिल सके। धन्यवाद। फिर हम प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत करते हैं। जिन प्रतिभागियों के मन में कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है या किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो वो रेज हैंड फीचर का उपयोग करें और क्रमशः आपके प्रश्नों को मैम तक पहुंचाया जाएगा और मैम उन प्रश्नों का उत्तर देंगी। जो लोग चाहें तो वो प्रश्न अपना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एंड हर्षित कैन रीड दैट क्वेश्चन एंड इट कैन बी टेकन अप। और सभी ऑफिस बेयरर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना वीडियो ऑन कर लें। मैम के साथ हमारा एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा सभी का। हरिओम, I hope you are taking screenshots. All right. Harshit, you can ask the question now. Chat box. Guys, please leave your questions in the chat box. मुझे लग रहा है कि सब स्तब्ध हो गए इतने ज्यादा। You've given us so much to think about. मुझे लगता है बच्चों को इसको समझने। Another thing that I should share with you is that we have recorded this session. We will post it on YouTube channel of Sankalp soon. Rahul has raised his hand. I think he is going to ask a question. Rahul, go ahead. राहुल, जैसा कि मैंने इस सेशन में भी एक कोशिश की थी कि मैंने जो शुरुआत में कहा भी that my the films which I have taken into consideration here, the list is not exhaustive. तो एक एवोल्यूशन मुझे नज़र आता है
जिस तरह से डिसेबिलिटी को हिंदी सिनेमा पहले हैंडल करता था, या जिस तरह का एक नेगेटिव एट्रीब्यूट एक टाइम पे उसके साथ एसोसिएट करता था, वहाँ से हम डेफिनेटली आगे चल के जब हम मार्गरेटा विद द स्ट्रॉ देखते हैं जो 2014 में बनी, या फिर श्रीकांत देखते हैं जो 2024 में आई, तो बेहतर उदाहरण ये डेफिनेटली हैं, राइट। डिसेबिलिटी को दर्शाने एक ज़्यादा संवेदनशील तरीके से दर्शाने के लिए दे आर, I think the portrayal, like I said, is more realistic, is more sensitive. It is more thought-provoking. It will, these kind of films will make you question your own emotions, your own biases, right? They will make you question the discriminatory practices जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, राइट। उस मुकाबले हाँ, जो अगर हम जैसे कि मैंने ब्लैक का एग्जाम्पल दिया, जो कि कुछ लोग डिबेटेबल भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इनका कमर्शियल सक्सेस रेट देखें तो ब्लैक वाज फार मोर सक्सेसफुल देन एनी ऑफ दीज अदर फिल्म्स जिनका मैंने बाद में जिक्र किया। उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत सारे अवार्ड्स भी ले गई वो फिल्म, और उस समय जैसा मैं कह रही हूँ कि मैंने भी जाके मूवी हॉल में देखी थी ये फिल्म और बहुत रोई थी और वो सब याद है, बट एग्जैक्टली आई थिंक कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी we have also, if I may say that, we are also in the process of evolving and becoming better human beings, more conscious human beings, more, aware as human beings who are ready to understand and accommodate the concept of difference. पहले तो हमारा समाज ऐसा है ना कि हम डिफरेंस को ही एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, किसी भी तरह का डिफरेंस, you just name it. सो वहाँ से सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं कि हम बेटर एक समाज बन रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले तो डिफरेंसेस एक्सेप्ट करना, एकोमोडेट करना आना चाहिए. That is when we can claim to be a more inclusive society, which is the purpose, I think, of an initiative like Anokhi Pehal also, that how do we make the society more inclusive. So हिंदी सिनेमा की भी जब हम बात करें तो जहाँ मैं ब्लैक को मैंने कंपेयर किया श्रीकांत से, 2005 की वो फिल्म जो कि एक डेफ ब्लाइंड लड़की की कहानी पे आधारित थी, जीवनी पे आधारित थी, और श्रीकांत जो कि श्रीकांत बोला की जीवनी पे आधारित है, जो कि ब्लाइंड पर्सन है, तो उस दोनों की प्रस्तुति में ये वास्ट डिफरेंस नजर आता है. और मैं कहूँगी आई वुडंट से द ब्लैक इज बैड और श्रीकांत इज गुड, सो देयर आर नो नीट binary categorizations of that kind, but what I would say is that maybe back then in 2005 it was a big deal that there was a mainstream director like Sanjay Leela Bhansali working on a subject like this, right? So that might have been a big deal back then, that you are bringing this into the mainstream and talking about it, laying the focus on it. How he did it is a different matter altogether, and I personally now from this age and perspective did not quite approve of how he has portrayed blindness and how the deaf blind disability in the film, and how the person's own the disabled person's own thought process is about herself, right? When you compare that to Shrikant, yes, we have, I think the Hindi cinema has evolved to a great extent wherein it is acknowledging first and foremost a very important factor that they are different, but they are, like I have kept repeating time and again, no lesser. Their difference does not make them any lesser beings than non-disabled people, right? So I hope that answers your question. I think there is one more question in the queue. Maybe you Rahul first. Thank you, ma'am. First of all, for this session, मैम मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि पिछले कुछ सालों में हिंदी सिनेमा ने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो डिसेबल्ड लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको एडमायर किया, उनको समाज के सामने रखा और उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, और एक सेंसिटिव तरीके से सभी के सामने रखा कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है. लेकिन मैम अगर हम देखें तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट किया समाज के सामने, उसी तरीके से जो है उन्होंने अपने हाथ ऐसी चीजें क्रिएट करी जिससे डिसेबल्ड लोग भी इंडस्ट्री में एंटर कर पाए.
That's a very valid question, I would say, though I think I missed a bit of it. बीच में थोड़ी सी I think audio में problem यस आई मैम, थी. कॉल आ गई Okay. थी। मेरा बेसिकली क्वेश्चन यही है कि इन्होंने हिंदी सिनेमा ने बहुत अच्छे सेंसिटिव तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को रखा, लेकिन अभी अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में हमें बहुत कम डिसेबल्ड आर्टिस्ट वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं। तो क्या वो ये मुद्दे दिखाने के साथ साथ अपने यहाँ भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे डिसेबल्ड लोगों को वहाँ पे काम मिल सके या उन्हें भी वहाँ पे करियर बनाने का मौका मिल सके? Right. Like I said, I heard that last bit earlier also, and I think it's a very valid question. In fact, this is, I think, an outcry which we see in almost every field, even when we are talking about, gender issues, and when we are talking about LGBTQ, AI community. There is this thing, even when we talk about their representation in cinema, that even to the extent of portrayal itself, that when you are showing a transgender, why do you have a non-transgender actor playing the role of the transgender? Why can't you give the opportunity to a transgender actor, right? So I think, again, an extension of a very similar argument, that is Bollywood, is Hindi cinema industry, are they ready to have people with disability as important, people playing important role in filmmaking, maybe not just confined to acting, but all other aspects. There is a lot more that goes into cinema. I would admit my own limitation in answering this question, that I have not done enough research on this, and I'm not particularly aware that अभी भी शायद हो सकता है कि Bollywood already इस पे काम कर रहा है, and they do have a platform which is providing equal opportunities for people with disabilities. But unfortunately for me, I'm not aware, so I would need to do that kind of research. And I think this also opens up avenue for a whole new platform for discussion and research, that way, that also, I mean, not just discussion and research, but real life change, if that can be enabled, that are you, when we are sensitizing the society through the medium of Hindi cinema, is Bollywood as an industry ready to give equal opportunities to people with disabilities? Like I said, maybe अगर हम search करें और पता लगाएं, तो हो सकता है कि वो already इस पे काम कर रहे हैं, maybe उनके technicians, उनके cinematographers, many other editors, there is no particular actor who is coming to my mind, with any disability who we see in mainstream cinema. So, which is, I think, an area of concern, definitely. That why? Which is, I think, the road ahead, as Yeah. we said in the title, that is the road yeah, ahead. road ahead. Getting them to, join as key players instead of having an enable actor playing a blind person. Maybe we can have blind people playing themselves. So your talk in that sense is forward looking and opens up areas. Students can keep their eyes out to see कहाँ पर कौन से और ऐसी मूवीज को सपोर्ट करें जहाँ पर इस तरह के लोगों को दर्शाया जाता है, ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल होता है. तो वो आई थिंक इज अ की टेक अवे फॉर अस हियर. In fact, literature and disability paper में हम एक और टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं फिरदौस कांगा की ट्राइंग टू ग्रो, और उस पे भी एक फिल्म बनी सिक्स सेंस, जिसमें अगेन हमें बताया गया दैट द डायरेक्टर वाज नॉट कन्विंस्ड कि वो किसी और एक्टर, स्पेशली समबडी हु इज अ नॉन डिसेबल्ड पर्सन, को वो रोल प्ले करने दें, एंड देयरफॉर दे हैड फिरदौस कांगा प्ले द रोल. He plays himself in the film. So again, which talks about the void there, the lacuna there, and the road ahead also, as Dr. Rajan said. Harshit, please take this forward now. हर्षित, आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम. अब जब हम इस आयोजन के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा शिवानी को, जो कि
आधिकारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। शिवानी। Good morning. I am Shivani Yadav, and I feel truly शिवानी honored. वीडियो ऑन कर लेंगे बेटे। मैम मैंने वीडियो ऑन किया हुआ है। अच्छा, शायद नेटवर्क इशू के कारण हम नहीं देख पा रहे हैं, बताइए। Okay. So, I am Shivani Yadav, and I feel truly honored to propose the vote of thanks on behalf of Sankalp BA Program Association of Shahid Bhagat Singh Evening College. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Dr. Manisha Priyadarshini, for sharing their valuable insights regarding disability and expertise with us. Your words have truly enlightened and inspired us. I would also like to thank our respected principal, Professor Arun Kumar Atri, our convener Dr. Kalyani ma'am, co-convener, association members and other teachers who joined us, Dr. Sashi Kumari, Dr. Jitendra Kumar, Dr. Chaitali Sinha, Dr. Saveshwar Pradhan, Mr. Rajan, Mrs. Chetna Singh, Dr. Shahir Singh Chopra, Mr. Dinesh Kumar, Mr. Abhishek Singh for their constant support and encouragement which made this event possible. A sincere thanks to the organizing team, the technical support team, and all volunteers who worked behind the scenes to ensure the smooth flow of the webinar. And most importantly, a big thank you to all the participants for joining us and making this session interactive and successful. Your presence and engagement truly made a difference. With this, we conclude today's webinar. Thank you once again, and we hope to see you in our future event. Stay safe and take care. Thank you. Yeah, we'll have the national anthem now. So I request Vishnu to please play the national anthem. Maybe we can turn off our videos. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you so much, Vishnu. And I must congratulate our team led by Prakash, who is the president of the society. Prakash, if you could turn on your video. Prakash हमारे साथ संकल्प की आईडी से जुड़े हुए हैं। विष्णु हमारे सोशल मीडिया मैनेजर हैं जिन्होंने की आज सारा वीडियो प्लेइंग की व्यवस्था देखी। शिवानी भी हमारी ऑफिस बेरर हैं, हर्षद भी ऑफिस बेरर हैं। Congratulations to the whole BA Program Association for this last event, which has happened spectacularly. And I cannot thank you enough, Manisha, for joining us despite your busy schedule, extremely busy schedule, and I don't want to hold you back any longer. So we'll speak after this, and we truly express our gratitude to you for joining us. Thank you to all the faculty members and the students who have joined us. Thank you for your constant support to the BA Program Association. Prakash, video on कर पा रहे हैं बेटे? Dr. Rajan and all the esteemed faculty members and dear students, I'll take your leave now. Thank you so much. Thank you so much.